रूपल के ये दोस्त आहान को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात शनाया से छिपी नहीं थी। अब शनाया का पेशेंस खत्म हो गया था। रूपल के ये दोस्त आहान को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात शनाया से छिपी नहीं थी और आहान सिर्फ अपनी बीवी के लिए ये सब चुपचाप सहन कर रहा था। मगर अब शनाया चुप नहीं रहने वाली थी। इससे पहले कि आहान प्रेम से कुछ कह पाता, शनाया ने जवाब में चिढ़कर कहा, इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस। शनाया के लहजे में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। अपनी बात कहने के बाद शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और हैरानी से मन ही मन में बोली, आहान का नेचर इतना शांत क्यों है? क्या वो अपने खिलाफ कुछ कहने वालों से नाराज नहीं होता? अगर आहान की जगह किसी ने मुझसे इस तरह बिहेव किया होता तो मैं बहुत पहले ही इस जगह से चली जाती। शनाया को नाराज होते हुए देखकर प्रेम और उसके दोस्त भी सीरियस हो गए। राज बेदी ने शनाया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस शनाया, आप प्लीज अपसेट मत होइए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। शनाया कुछ और भी कहने वाली थी पर आहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शनाया ने उसकी तरफ देखा तो आहान ने आंखों ही आंखों में उसे बात को आगे ना बढ़ाने का इशारा कर दिया। अब उस प्राइवेट रूम का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। शनाया गिल जैसी होशियार और स्मार्ट बिजनेस वुमेन आहान के लिए इतनी प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव कैसे हो सकती थी? शनाया के उस रिएक्शन ने रूम में मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया था। रूपल ने दिल ही दिल में कहा, शनाया, तुम्हें क्या हो गया यार? इस आहान ने तुम पर कोई जादू किया है या तुम सच में इस गुड फॉर नथिंग लड़की के प्यार में अंधी हो गई हो? ओह गॉड, आई कांट टेक दिस। रूपल थोड़ी ज्यादा ही इरिटेट हो गई थी, इसलिए उसने अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर जाना सही समझा। वो सीधा रूम से निकलकर वॉशरूम में गई और अपना चेहरा धोकर थोड़ी फ्रेश हो गई। बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा आदमी खड़ा था। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। गले में सोने की चेन्स पहना हुआ वो आदमी रूपल की तरफ ही आ रहा था। एकदम से रूपल के सीने में घबराहट पैदा हो गई, मगर वो भागकर जा भी कहां सकती थी? पीछे दरवाजा था। रूपल ने देखा कि उस मोटे आदमी का हाथ रूपल के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे एकदम से रूपल ने कुछ सोचा और अपने सामने खड़े उस गंजे और मोटे आदमी को लात मार दी। वैसे तो रूपल की किक की वजह से वो आदमी कुछ कदम पीछे हट गया, मगर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुस्सा था। रूपल की हैरानी के लिए उल्टा वो आदमी हंसने लगा। लड़के, तुम तो बहुत एनर्जेटिक हो। वैसे एक बात बताओ, क्या ये एनर्जी मुझे बेड पर भी देखने को मिलेगी? उस आदमी की कही ये बात सुनकर रूपल के चेहरे पर नफरत उतर आई। रूपल ने उस आदमी से गुस्सैल अंदाज में कहा, घटिया। ये कहकर वो प्राइवेट रूम में वापस जाने लगी कि तभी उस गंजे और मोटे आदमी ने रूपल का पीछा करते हुए कहा, मैं घटिया? जरा अपनी तरफ देखो लड़की, तुमने इतने छोटे और तंग कपड़े पहने हुए हैं। क्या तुम यहाँ अपने आप को बेचने नहीं आई हो? चलो अब ज्यादा नखरे मत करो। आज रात मेरे साथ सोने के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। चलो। अपने आखिरी शब्द बोलते हुए उस गंजे और मोटे आदमी ने रूपल की कमर को पकड़ लिया था। अब रूपल ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अपने आप को उस आदमी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश में रूपल ने वो थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोर से मारा था। उस गंजे और मोटे आदमी का चेहरा एक लड़की के थप्पड़ से सूज गया था और उसी सूजन की वजह से जब इस बार उस आदमी ने रूपल की तरफ देखा तो वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने गुस्से से रूपल की तरफ देखकर कहा, बेशर्म लड़की, अब तो मैं तुम्हारी जान लेकर ही दम लूंगा। उस आदमी की ऐसी धमकी सुनकर रूपल डर गई। अगले ही पल वो गंजे और मोटे आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई विस्की की बोतल रूपल की तरफ फेंक दी। रूपल इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में विस्की की बोतल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। रूपल ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी हो गए, मगर वो बोतल रूपल तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे रूपल ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही रूपल ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था।
रूपल ने फिर क्यूरियोसिटी से ये देखने के लिए अपनी नजरें उठाई कि वो हाथ किसका था। अगले ही पल रूपल की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिसने उस विस्की की बोतल से रूपल को बचाया था वो कोई और नहीं, आहान था। आहान ने बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए विस्की की बोतल पकड़ ली थी। आगे आहान ने उस विस्की की बोतल को जमीन पर रख दिया और उस मोटे और गंजे आदमी से कहा, आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। आहान के बीच में इंटरफेयर करने की वजह से उस मोटे और गंजे आदमी को गुस्सा आ गया। उसने आहान से नफरत भरे अंदाज में कहा, अच्छा, तो अब मैं बताता हूं कि मुझे कितनी चढ़ी हुई है। अपनी बात कहते हुए उस मोटे और गंजे आदमी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और आहान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मगर ये अटैक आहान के लिए बच्चे का खेल था और उसने कमर में किक करके उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। आहान के इस मूवमेंट से रूपल हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। डरी हुई रूपल को देखकर उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो रूपल? रूपल ने जवाब देते हुए जमीन पर गिरे हुए आदमी की तरफ गुस्से से देखा और बोली, ये मोटा सुअर बदतमीज कहीं का, इसने आसपास किसी के ना होने की वजह से मेरा फायदा लेने की कोशिश की। रूपल की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड रेस्टोरेंट उसके ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था, इसलिए उसने कुछ सोचा और कहा, ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपल के साथ ऐसा करने की, घटिया आदमी? अपनी बात कहते हुए प्रेम मल्होत्रा जाकर उस मोटे और गंजे आदमी के हाथ पर खड़ा हो गया। जरूर उस आदमी के हाथ की कोई हड्डी टूटी थी, इसलिए वो दर्द से करहाने लगा। मगर प्रेम मल्होत्रा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा राज बेदी ने भी उस मोटे आदमी को कई बार किक किया। वो दोनों इस सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही बेरहमी दिखा रहे थे। ये देखकर आहान को अच्छा नहीं लगा। अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखकर आहान ने मन ही मन में कहा, ये दोनों उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, मगर उसने जो कपड़े पहने हैं, जो जूते पहने हैं और उसकी वॉच, ये सब बहुत महंगी ब्रांड्स के हैं। ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम शराबी नहीं है। अगर ज्यादा मार पड़ने से इस आदमी को कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात के लिए हम सब किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसे इसकी सजा मिल गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह मर जाएगा। आहान ने अपनी ये बात अच्छे इरादे से कही थी। ऐसी बात नहीं थी कि आहान को उस मोटे और गंजे आदमी पर तरस आ रहा था, लेकिन ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। मगर ये लड़के कहां समझने वाले थे। राज बेदी ने आहान से अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहा, आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर ले लें। राज बेदी की बात खत्म होते ही प्रेम मल्होत्रा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, और अगर ये मोटा सांड यहाँ मर भी गया तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। इस मैटर को आसानी से सेटल डाउन कर दूंगा। उन दोनों लड़कों की ऐसी नादानी भरी बातें सुनकर आहान ने सर पकड़ लिया और रूपल ने मुंह बनाते हुए मन ही मन में सोचा, कहा मैं इस गुड फॉर नथिंग लड़के को थैंक्स कहने के मूड में थी और इस बेवकूफ आहान ने डरपोकों वाली बात कर दी। एक ही तो अच्छा इंप्रेशन था, आहान ने वो भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। रूपल को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करना थोड़ा तो अजीब था। इसलिए रूपल ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ो इन सबको, हम वापस जाकर लंच कंटिन्यू करते हैं। राज ने रूपल की बात मानकर डिसाइड किया। अब रूपल ने ही कह दिया तो इस मोटे को छोड़ देते हैं। इसके बाद रूपल प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी के साथ उनके प्राइवेट रूम में चली गई। आहान भी उनके पीछे चला गया। वापस जाते हुए राज बेदी ने आहान से कहा, आहान भैया, आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। सबका लंच होने के बाद उन्होंने कुछ मीठा ऑर्डर किया।
जैसे ही वेटर उस प्राइवेट रूम से बाहर गया, कुछ गुंडे अंदर आ गए। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सब के साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया। लगता है इस मोटे आदमी की चमड़ी इससे ज्यादा मोटी है। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं अभी इन सबको मजा चखाता हूं। प्रेम मल्होत्रा ने बहुत ही कूल अंदाज में कहा। जब प्रेम अपनी ये बात कह रहा था, वो मोटा और गंजा आदमी जिसका नाम गजेंद्र था, हाथों में एक शराब की बोतल लेकर प्रेम की तरफ ही आ रहा था। प्रेम मल्होत्रा इस होटल का मालिक था। अपने ही होटल में क्या ऐसे ही कुछ गुंडों को देखकर वो घबरा जाता? अब बात उसकी इज्जत की थी, इसलिए प्रेम मल्होत्रा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को जोर से लात मार दी। क्योंकि गजेंद्र को पहले से ही बहुत चोट लगी हुई थी, वो एक बार फिर से जाकर जमीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर अब बाकी गुंडे भी प्रेम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। अब जब सब जमीन पर गिरे हुए थे तो प्रेम मल्होत्रा बड़े ही कूल अंदाज में गजेंद्र के पास गया और बोला, तुम सब तो गुंडे कहलाने के लायक ही नहीं हो। प्रेम की जीत पर पारस अग्रवाल ने उसे चीयर करते हुए कहा, वाह मेरे शेर प्रेम, मेरे भाई, वाह कमाल कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें और तंग करेंगे। ये बात सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा अपने दोस्तों की तरफ पलटा और अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए लड़कियों की तरफ देखकर बोला, रूपल, मिस शनाया, क्या आप ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में रूपल और शनाया ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठा जमीन पर लेटे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। पारस ने प्रेम से सवाल करते हुए कहा, भाई अब इन निठल्ले गुंडों का क्या करना है? क्या किसी को इन सबको दफनाने के लिए बुला लूं? पारस बस अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इससे पहले कि प्रेम इस बात पर कुछ कह पाता, दरवाजे से एक आवाज आई। अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये किसकी आवाज थी? क्या प्रेम मल्होत्रा ने सबको बचा लिया था या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था? अब आहान क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, मगर ये बात जिसने कही थी उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। प्रेम ने उस आदमी को बहुत ही घमंड के साथ चैलेंज करते हुए कहा, हाँ तो मैं कहां डरता हूं, तुम सामने तो आओ, मैं जरूर तुम्हारा भी सामना करूंगा, और हाँ, तुम्हें भी धूल चटा कर ही दम लूंगा। आओ तो जरा। ये सुनकर प्रेम और राज हंसने लगे। तुम सबको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई ऐरा गहरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर एक जख्म का लंबा कट, हट्टा कट्टा बॉडी टाइप और हाँ, एक हाथ पर लगा हुआ फ्रैक्चर का कास्ट। प्रेम और बाकी सबके सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विक्की भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सब के बाइसेप्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब वेल ट्रेन्ड फाइटर्स थे। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चल कर आ रही थी। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विक्की भाई को डरकर प्रोटेक्शन फीस या फिर जिसे हफ्ता कहा जाता था वो भेजते थे, आज उन्होंने उसी विक्की भाई से पंगा ले लिया था। अंदर आते ही विक्की भाई ने एक नजर जमीन पर गिरे हुए अपने आदमियों को देखा और प्रेम की तरफ देखकर कहा, अभी अभी कौन मुझे चैलेंज कर रहा था? एकदम से घबराहट के मारे प्रेम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हकलाते हुए विक्की भाई से जवाब में कहा, भाई वो हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमें
पता नहीं था कि सामने आप खड़े थे। हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर विक्की भाई ने अपने कदम आगे बढ़ाए और प्रेम के पास जाते हुए उससे कहा, ओ तो मजाक था, कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। ये कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं? ये सुनते ही प्रेम और राज पारस की तरफ देखने लगे। पारस ने फिर थोड़ी हिम्मत की और डरते हुए विक्की भाई से सवाल करते हुए कहा, हाँ? कैसा मजाक भाई? ये सुनने के बाद विक्की भाई ने कुछ सोचने का दिखावा किया। कुछ देर की खामोशी के बाद विक्की भाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने पारस की तरफ देखकर उससे कहा, क्यों ना गोटियां खेली जाएं, बचपन में जैसे खेलते थे, लेकिन कुछ नया करते हैं, एक ट्विस्ट के साथ। बस इस बार तुम तीनों की आंखों के साथ खेलेंगे। जैसे ही पारस ने ये बात सुनी, डर के मारे बेचारा कांपने लगा। विक्की भाई की बात खत्म होते ही उसके पीछे खड़े गुंडों में से एक आदमी पारस की तरफ बढ़ने लगा। अब प्रेम भी घबराने लगा। उसे डर था कि कहीं सच में पारस और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए प्रेम ने कुछ सोचा और बहुत हिम्मत करके विक्की भाई से कहा, विक्की भाई, क्यों ना हम बात करके इस मामले को सुलझा दें? मगर जवाब में प्रेम के सीने पर एक जोर की लात पड़ी और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। उन दोनों ने विक्की भाई से रोते हुए कहा, विक्की भाई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी जान छोड़ दीजिए प्लीज। मगर अगर वो बेरहम ना होता तो विक्की भाई शहर का सबसे बड़ा गुंडा कैसे बन पाता। उल्टा उसने अपने आदमियों को इशारा किया और विक्की भाई के गुंडे हंटर से पारस और राज को मारने लगे। वो सब के सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहां खड़ी रूपल और शनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर रूपल और शनाया अच्छे से जानते थे कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विक्की भाई को अपने सामने चल रही ये पिटाई देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठा एक लड़का। बैठे हुए आहान ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मैं जानता तो था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। इस विक्की को पीटे हुए मुझे अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। खैर, जब तक शनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये सोचते हुए आहान ने अपनी वाइफ शनाया का हाथ धीरे से खींचकर उसे अंधेरे में कर दिया ताकि किसी की नजर शनाया की ओर ना जाए। विक्की भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन 3 रईसों के बिगड़ैल बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। मार खाते हुए एकदम से राज बेदी ने कुछ सोचा और विक्की भाई से कहा, विक्की भाई, हमें जाने दीजिए। अगर आपने हमारा पीछा छोड़ दिया तो मैं पापा से कहकर आपको 2 करोड़ भेज दूंगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। वैसे ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा और पारस अग्रवाल की आंखों में उम्मीद नजर आने लगी कि इतना अच्छा ऑफर सुनने के बाद विक्की भाई उन्हें पक्का छोड़ देंगे। वो तीनों अब विक्की के एक्सप्रेशंस की तरफ देखने लगे। विक्की भाई ने कुछ कंसीडर करने के बाद राज बेदी से सवाल करते हुए कहा, 2 करोड़, रकम तो अच्छी है। वैसे तू तो अपने मेयर का बेटा है ना? विक्की के इस सवाल को सुनकर राज बेदी की जान में जान आ गई। उसने सोचा कि मेयर का बेटा होने का सुनने के बाद विक्की भाई तो उसके पैर पकड़कर उससे माफी भी मांगेगा और उसे जाने भी देगा। ये सोचकर राज बेदी की आंखें चमकने लगी। उसने मुस्कान के साथ विक्की भाई की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई, मैं ही हूँ, मेयर का बेटा। ये सुनते ही विक्की भाई के चेहरे पर नफरत उतर आई। विक्की भाई ने फिर अपना दांत पीसते हुए राज बेदी से कहा, साले, तेरा बाप भी मेरा नाम सुनकर डर से कांपने लगता है और तू मुझे उसका नाम सुनाकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। क्या तेरे 2 करोड़ से मेरी जिंदगी चल रही है? पैसे? हाँ? राज बेदी की तो अब हालत देखने जैसी हो गई थी। वो बेचारा अब रोने लगा। विक्की भाई ने फिर अपने एक आदमी की तरफ देखकर उससे कहा, 1 मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर भी इसकी जुबान खामोश नहीं हुई तो गर्दन भी तोड़ दो, और फिर याद से उसके चौथे के दिन मेरी तरफ से मेयर को 2 करोड़ भेज देना। समझ गया?
विक्की भाई की बात सुनकर उसके आदमी ने हामी भरते हुए कहा। जी भाई। विक्की भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का रॉड पकड़ा और राजबेदी को मारने की तैयारी करने लगा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रूपल ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही रूपल ने अपनी ये बात कही, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान इस सुंदर लड़की पर आकर रुक गया। इससे पहले कि रूपल कुछ कह पाती, इससे पहले जमीन पर लेटे हुए गजेंद्र ने खड़े होते हुए कहा, कमीनी, तुम अभी भी अपना मुंह चला रही हो? इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। गजेंद्र के सवाल पर रूपल ने कुछ भी नहीं कहा, मगर अब विक्की भाई रूपल की तरफ इंटरेस्ट लेकर देखने लगे। अचानक से उसकी आंखों में दिलचस्पी नजर आने लगी। वैसे भी विक्की भाई को खूबसूरती बहुत भा जाती थी और रूपल वो खूबसूरती और फिगर के मामले में शनाया से कम नहीं थी। इसलिए विक्की भाई को रूपल अपने नए टारगेट के तौर पर पसंद आ गई। उसने रूपल की तरफ देखकर सवाल करते हुए कहा, क्या ये मेयर का बेटा या उसका कोई दोस्त तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रूपल ने तुरंत ना में सर हिला दिया और अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए विक्की भाई से बोली, नहीं, प्रेम और बाकी दोनों मेरे दोस्त थे। वो तो इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने मुझे बचाने के लिए। मगर इससे पहले रूपल अपनी बात पूरी कर पाती, विक्की भाई ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, क्या मैंने ये सब पूछा था? ये सुनते ही नर्वस होकर रूपल की नजरें झुक गई। उसने घबराते हुए विक्की भाई से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब विक्की भाई के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। तभी गजेंद्र ने विक्की भाई को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, भाई, अब इस सब में बातें करके वक्त बर्बाद करने जैसा कुछ नहीं है। आज रात आप इस लड़की को अच्छा सबक सिखा दीजिए, आगे से ज्यादा मुंह चलाना भूल जाएगी। गजेंद्र की बात का क्या मतलब था, ये वहाँ मौजूद हर कोई जानता था। ये सुनते ही विक्की भाई की आंखें चमकने लगी। उसने रूपल का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है कि गजेंद्र सही कह रहा है, मगर तुम डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये कहते हुए विक्की भाई की आंखों से लालच टपक रही थी, मगर इससे पहले वो या कोई और कुछ कह पाता, एक कॉन्फिडेंट आवाज ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक कॉन्फिडेंट आवाज ने कहा। विक्की भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एकदम से विक्की भाई ने रूपल का हाथ छोड़ दिया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये आवाज किसी और की नहीं, शनाया की थी। अब तक जिस शनाया को देखकर विक्की भाई की आंखें खुश हो जाती थी, आज उसी शनाया को देखकर विक्की भाई के माथे पर पसीना उभर आया था। विक्की भाई को प्लाजा बार में उस दिन जो हुआ किसी फ्लैशबैक की तरह याद आ गया। आहान ने जिस तरह से उसे और उसके आदमियों को, यहाँ तक कि रॉकी को भी मारा था, उसके बाद अब तक विक्की भाई को चैन की नींद नहीं आई थी। विक्की भाई के हाथ का फ्रैक्चर, आंखों में उभरा डर और वो सारी यादें किसी ट्रॉमा से कम नहीं थे। और विक्की भाई पर आहान से मिलने की नौबत सिर्फ और सिर्फ शनाया की वजह से आई थी। जहां एक तरफ विक्की भाई की सांसें अटक रही थी, गजेंद्र को इस सिचुएशन को देखकर मजे आ रहे थे। उसने विक्की भाई से कहा, भाई क्या दिन है, एक ही रूम में शहर की दो खूबसूरत लड़कियां मिल गई। ऐसा नजारा तो बाहर में भी देखने को नहीं मिलता। लगता है आज रात आपके मजे हैं। अपनी ये बात कहते हुए गजेंद्र ने अपना हाथ शनाया की तरफ बढ़ा दिया, मगर इससे पहले कि वो शनाया को छू पाता, विक्की भाई ने गुस्से से चिल्लाकर उससे कहा, हाथ हटाओ और निकलो यहाँ से। विक्की भाई के ऐसे रिएक्शन से सभी हैरत में थे, क्योंकि अंधेरे से कोई बाहर आ गया था, जिसे देखकर विक्की की भी धड़कनें तेज हो गई थी। वो कोई और नहीं, आहान था। विक्की भाई को अपनी जान प्यारी थी और ये गजेंद्र अपनी और विक्की भाई की मौत को न्योता दे रहा था। इस सबसे अनजान गजेंद्र ने कहा, भाई लेकिन। गजेंद्र आगे कुछ कह ही नहीं पाया। विक्की ने उसे धमकाते हुए कहा, मिस शनाया के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी घटिया शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ। विक्की भाई की इस बात को सुनकर जितनी हैरानी गजेंद्र को हो रही थी, प्रेम और बाकी सब भी उतने ही शॉक थे। खुद शनाया भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। शनाया ने जब से विक्की भाई को इस रूम के अंदर आते हुए देखा था, उसके दिल में अजीब सा डर मचल रहा था,
लेकिन जब शनाया ने देखा कि रूपल खतरे में थी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार थी, मगर विक्की भाई के ऐसे रिएक्शन ने उसे हैरान कर दिया। शनाया अब थोड़ी परेशान हो गई। इस बारे में सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, इस विक्की को क्या हो गया है? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मैं तो बस यही प्रे कर रही थी कि कभी इस विक्की भाई का चेहरा ना देखना पड़े, लेकिन इस आदमी के तो रंग ही बदल गए हैं। एकदम से ऐसा क्या हो गया है? कहीं ये सब इस विक्की की किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या सच में विक्की भाई किसी प्लान के साथ आया था? क्या शनाया सच का पता लगा पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।